मेरा नाम विभोर है। मन का खुदा का बिजनेस करने के लिए अपने दोस्त को 1 लाख रुपए और मैंने अपना काम शुरू किया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा कारोबार डूब गया। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त अपने रुपए मुझसे मांगने लगा, पर मेरे पास पैसे देने के लिए एक भी रुपया नहीं था। तो मेरे दोस्त ने जो कर्ज मुझे दिया था, उस कर्ज के बदले मेरी बीवी का साथ एक रात सोना चाहा। मैंने अपनी बीवी को किसी तरह से एक रात के लिए मना लिया और फिर उसने उसी के बराबर वाले कमरे में छिप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी बीवी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीना छूट गया, लेकिन आगे का मंजर जो था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने अपने साथ चाय और मर्द सब जानते हैं कि एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है, अपनी ही बीवी का सौदा करना, और वह सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी बीवी लाल रंग की बनारसी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हसीन लंबे बाल, उसकी घुंघरियाँ रंगत और उसके हसीन नैन नक्श हमेशा ही मेरा चैन लूट लेते थे। मगर उसका आज का श्रृंगार किसी और के लिए था, और सिमत यह था कि यह सब जानता था। मैंने उसे खुद इस बात की इजाज़त दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी करामत गुजर रही थी, पर मुझे बेहतर इस वक्त को कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी बीवी के आने के इंतजार में था, ताकि वह उसे होटल के कमरे तक पहुंचाता। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जों से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन आज की यह रात तो कांटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, मेरी बेचैनी यहाँ आलम था कि अलग रहा था, कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी बीवी का हसीन चेहरा था। मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी बीवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस कमरे में मेरी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि उठकर खड़ा हो गया। मेरी सांस पूरी तरह से फूल रही थी। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे होश खो चुके थे। मेरे लिए ऐसा बहुत मुश्किल था। मैं अपनी बीवी किसी और के साथ बर्दाश्त करता, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था, जहाँ पर मेरी बीवी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के कमरे तक जा रहा था, मेरे दिल की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपने दोस्त का कत्ल ही कर डालूं। कर्ज कर्ज बंद तो मैं पहले ही था, अब कातिल ही बन जाता, लेकिन अपने गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा और सामने रिसेप्शन के दोस्त का नाम बताया और वह पूछा कि किस रूम में नंबर में है। तो वह अजीब सी मुस्कुराहट सजाए कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है, और यह भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। होश का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे उसी रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द को बयां कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं उसी कमरे से बराबर वाले कमरे में चला गया। दोनों कमरे की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच की दीवार थी जिसे फांदना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैंने बड़े धीरे से दीवार में छलांग मारी और अपने दोस्त के स्पेशल रूम के कमरे में गैलरी पहुंच गया। उस वक्त मेरी जेब में तेजधार चाकू था और यह इरादा कर चुका था कि मैं उससे बदला लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मेरा बेशक जो मर्जी अंजाम हो जाए, लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी का शीशे का दरवाजा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हाथ में चाकू जमीन पर गिर गया। मेरे हाथ पूरी तरह से कँपा रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे कयामत गिरी थी, क्योंकि मेरे दोस्त और मेरी बीवी का बात सुनकर मैं नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के डिश मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे एक टक देखा जा रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं, वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात इससे ज्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद उसके लिए यह सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। लेकिन उसे वक्त में कर्ज डूबा हुआ था, इतना कर्जबंद था कि अपनी बीवी को बारे में ऐसी बात सुन रहा था जो कि मर्द गैर मर्द के औरत गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ। कहने लगा, तुम आजाद ज्यादा ही इस चीज को सोच रहे हो। हालांकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो तो एक आम सी बात है, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरे में भेजते हैं। करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट
एक रात में साइन हो जाता है, तुम भी मालामाल हो जाओगे। मैं अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां जोर से बांधकर नजरें झुकाया कैसी इसकी बकवास सुन रहा था। मैं ही जानता था कि बेबसी और गुर्बत की इंसान को कोई ना जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े चाव और मजे से पिज्जा खा रहा था, लेकिन मैं यूं ही था कि चाहे यह जान हलक से ले बैठा हो। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कभी यहीं पर कहता था कि जिस मर्द की गैरत नहीं होती उसे मर्द कहलाने का हक नहीं था। और आज मैं कुछ भी अपनी बीवी के लिए सुन रहा था, वह मेरे लिए मौत के बराबर था। और आज जो कुछ भी मैं अपनी बीवी के लिए सुन रहा था मेरे लिए मौत के बराबर था। अपने बहुत सी ऐसी औरतें देखी होंगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरे के सामने बेच देती है, लेकिन शायद मैं पहला मर्द जो अपनी मजबूरी की खातिर अपनी बीवी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रखा था। मेरी ये बीवी जो ईश्वर की भक्ति की लीन रहती थी, आज तक मेरे अलावा उसे किसी से छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे याद आने लगा, जब भी मैं हमें शादी पर जाना होता तो वाड़ी जब दुपट्टा से घूंघट करती तो मैं उससे कहता कि तुम क्यों क्या हर वक्त खुद को लपेट रखती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर जाएंगी, ज्यादातर सब मेकअप में ही खूबसूरत लगती हैं। तुम तो वैसे ही बेहद हसीन हो। मेरा भी जी का चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ ताकि सब औरतें तुम्हें ही देखती रह जाए और कहे कि विभोर की बीवी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले के बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत से कहने लगती है, मेरा हुस्न तो सिर्फ आपके लिए ही खास है, विभोर के ऐसे लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं। मेरा तो जी चाहता है मुझे आपके अलावा कोई आंख उठाकर भी ना देखे। वाड़ी की बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी आंखों से डर के आंसू निकलने लगे थे। मैं अपनी ही पाकीज़ा बीवी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे यह सब स्वीकार नहीं। मेरे दिल की आवाज जुबान पर आ गई। पिज्जा तो मेरे मुंह में ही करीब था, हाथ में ही रह गया। मेरा दोस्त एक पल मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है कोई मसला नहीं, जाओ निकालो मेरे 1 लाख रुपए। अपने दोस्त के बेरहमी देखकर मेरी आंखों में जमा आंसू सीधा मेरे गालों पर गिर गया था। हालांकि मैं कोई कमजोर मर्द हरगिज ना था, बहुत ही मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक मुट्ठी एक रात में नहीं कर सकता। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता, मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसे का इंतजाम कर लो। मैं वहां से उड़कर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम सर्द था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं जाने कैसे अपने घर पहुंचा। रात का 12 बज गया था। मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो फौरन से वाड़ी का आवाज सुन मैंने कहा कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उसने फौरन से दरवाजा खोला, मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं कितनी घबरा रही थी, कहाँ थे आप। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी भरी भरी कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तो वाड़ी मेरे पास आ गई। कहने लगी, विभोर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। वह कहने लगी कि विभोर मैं आपके लिए खाना गर्म कर रही हूँ। मैंने नहीं में सिर हिला दिया और कहा कि मैं खाना नहीं खाया कर आया हूँ। बेशक वहाँ खाने के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो दोस्त की बात सुनकर ही मिट चुकी थी। बनी मेरे पास आ गई और मेरा चेहरा देखने लगी, कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो विभोर, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और भी आपको इंतजार कर रही थी। उठो मिलकर खाना खाते हैं। वाड़ी की यही बात थी कि वह मेरी आंखों से झांक कर मेरे दिल का हालातों को बता देती थी, या शायद अपनी पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों को जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल वह खाना गर्म करके ले आई। खाना क्या था, बस खाने के लिए नाम का सिर्फ हरी मिर्च और धनिया पत्ती की चटनी और सूखी रोटी। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार बीवी पर, जिसने हर हर तंगी में मेरा साथ बड़े सब्र से और खामोशी से गुजारी थी। उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं वाड़ी का चेहरा देख रहा था, उसका वह हुस्न जो सिर्फ मुझ तक सीमित था। जब वाड़ी ने मुझे खामोश बैठे देखा तो निवाला बनाकर मेरे मुंह के पास ले आई और कहने लगी, खाना खाइए और सारी फिक्र भूल जाइए। मैंने आपके हाथ से निवाला लिया था, खाना उसी ने मुझे खिलाया था। फिर मुझसे पूछने लगी कि बताइए क्या है, क्या कहा आपने दोस्त से, वह आपकी मदद करेगा कि नहीं। अपने दोस्त के पास जाने से पहले वाणी से कहकर गया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, वह कह रहा था कि मेरी मदद करेगा। तुम प्रार्थना करना की बात बन जाए, लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी वह मैं पूरी तरह
पूरी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं में सिर हिला दी। मैंने कहा नहीं, वह बात भी नहीं बनी। यहाँ सुनकर वाड़ी का चेहरा मुरझा गया, लेकिन फिर भी वह मुझे तसल्ली दे रही थी कि आप फिक्र न करें। मैंने कहा कि वह कल ही मुझसे पैसा मांग रहा है, लेकिन मैं कहाँ से दूं। मैंने उसका हाथ थाम कर बेबसी से कहा। वह कहने लगी, मुझसे कुछ वक्त ले लो, मेरे पास जो कुछ था विभोर बस मैं बस दे चुकी हूँ। अब तो मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ाया था। मुझे अपने दोस्त की बात पर याद आने लगी। वो कह रहा था, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे क्या चाहिए। तुम तो अपनी बीवी से इतना तो कर सकते हो कि तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और माला माल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो। वह कहने लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा, मेरी बीवी ही तुमसे कहा देखा, और इस बात पर वह कमीनी गिरी से हंसने लगा। कहने लगा, चाहने वालों तो कयामत की नजर रखते हैं, सामने वाली औरत साथ पर्दे में क्यों ना हो। तुम बस आम खाओ, घुटने मत गिरो। मैंने तुम्हारी बीवी से कहा देखा है तो कैसा था। इस बात को छोड़ो, बस मुझे बताओ, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो मैं आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद रातें तुम्हारी बीवी की मेरी मर्जी के लिए मुताबिक गुजरेगी और तुम्हारा कर्जा खत्म जैसे जैसे तुम्हारी बीवी का होश मेरे काम आएगा, मैं तुम्हें भी माला माल करता चला जाऊंगा। वह किस कदर बेशर्म और कमीना इंसान था। मगर मैं कर्ज बंद न होता तो मैं यकीनन उसका गिरेबान पकड़ कर उसे मार मार कर लोहा लोहान कर चुका होता। कमबख्त कर्जदार भी लोगों की नज़र में 2 टके की औकात नहीं रखती, इसलिए जिसका तो दिल चाहता है वो कह देता है। रात को यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी, लेकिन सुबह मेन गेट पर किसी ने बुरी तरह से हमारा दरवाज़ा बजाया था। मैं और वाली एकदम से उठ बैठे थे। मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर निकला और गेट का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी लेकर साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिस और हवलदार भी थे, मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया, लेकिन उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं इसे मोहल्ला दूं, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वह ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाता, वाणी शायद गेट पर आड़ से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को मत पकड़ कर ले जाओ, वह बेईमान नहीं है। बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, आपकी पाई पाई चुका दूंगी। यह सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी थी, लेकिन आपके पति को यह मंजूर नहीं है। फिर कहने लगा कि वह तो पैसे चुकाने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा, उसके पास कुछ नहीं है कि मैं इसे वक्त दूं। आप अपनी बात करें और अपना आपका मेरा कर्जा उतारेंगी। वानी कहने लगी कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ और हर महीने आपकी जितनी भी रकम हो सकेगा दो दूंगी। यह बात सुनकर मेरा दोस्त ने अपना हाथ चढ़ाया और कहने लगा, 1 लाख रुपए देने हैं, 1000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा कि जाओ इस जेल में बंद कर दो। यह सुनना था कि मेरी बीवी भट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आई और मेरी दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को गिरफ्तार मत करो। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है, आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं इसकी शर्त मान लेते। मैंने कहा कि वो शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें मालूम नहीं है। वाली तुम अंदर जाओ, मैं सख्त अंदाज से कहा था, लेकिन वाली ने शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मेरे दोस्त से कहने लगी, ठाकुर साहब, मैं विभोर को मना लूंगी, वह आपकी हर शर्त पूरी कर देंगे। भगवान के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया, वो वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा कि अंदर चलकर बात कर लेते। वह मेरे घर में अंदर दाखिल हो गया, उसके पीछे और वाड़ी घर में दाखिल हो गए, लेकिन इस बार मेरा दोस्त वाड़ी से कहने लगा, मैंने तो पहले भी विभोर से कहा था कि बीच का रास्ता जो है उसे मान जाओ, तुम्हारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं पैसे के मामले में बहुत ही घटिया किस्म का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता। वह बड़ी निश्चितता से अपनी आदत को जाहिर कर रहा था। वाड़ी कहने लगी, आप बताइए विभोर को क्या करना होगा। मेरा दोस्त एक कमीनी सी हंसते हुए वाड़ी को बहुत ही गिरी नजरों से सर और पाँव तक देख रहा था। मुझे लगा कि जैसे मेरी रगों में खून की बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं बड़ी मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर वह कहने लगा कि आपको बताया नहीं वो ने मैंने क्या शर्त बताई थी। वाड़ी ने नहीं, मैं सर हिला दिया। अभी उसका चेहरा छिपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा,
देखो, अगर आप चाहती कि आपका कर्ज माफ़ हो जाए तो मैं इसे एक अच्छी सी रकम कारोबार के लिए भी दूंगा, तो उसके लिए आपको हम कोशिश करनी होगी कि यह कहते हुए वाड़ी के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया और अपने दोस्त को एक हाथ से पीछे किया और सख्त अंदाज से उससे कहा कि मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो, मुझे पुलिस से पकड़वा दो या फिर फांसी चढ़ा दो। मेरी बात सुनकर वाड़ी रोने लगी, कहने लगी, विभोर आप है तो मैं हूँ, मुझे कुछ दे लेने दो, इनको क्या काम है। मैंने कहा कि तुम नहीं जानती हो इस आदमी को, जो ये कह रहा है वह काम मैं तुमसे कभी नहीं करवा सकता। वाणी कहने लगी, वह भी मजबूर है, मैं आपको कभी भी जेल के सलाखों के पीछे नहीं दे सकती। ये सब अभी हो रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने वाणी को अपनी शर्त बताया और वाणी कुछ पल तो फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मैं यूं ही था कि जमीन पर गिर चुका था। मैंने फौरन से अपनी नजरें नीचे कर ली, उसके बाद वहां नहीं रुका, फौरन अपने कमरे में चला गया। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी बीवी मान जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर से पुलिस लेकर आऊंगा। यह कहकर घर से बाहर चला गया। वह कमरे ही मेरे पास बैठ गया, कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मुझे वाणी को इस जवाब की हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे यह अहमियत मत लो, इम्तिहान मत लो जो नहीं कर सकता। कहने लगी, मैं आपको जेल में नहीं दे सकती, और आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद हो गए तो मेरे साथ क्या होगा, मैं अकेली घर पर कैसे आप सुरक्षित ही रहोगी। वाणी बिल्कुल सही कह रही थी, मगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई उसके साथ कुछ भी कर पा जाता, मुझे कैसे अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन फिर भी इस बात पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं कैसे अपने सामने अपनी बीवी को एक पाप के दलदल में धकेल देता, और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। हालात को मद्देनजर मैंने अपने हैरत को थपथपा कर सुला दिया, और एक मर्द के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और यह सुनकर उसकी आवाज़ चहक उठी, कहने लगा, तुमने वक्त रहते बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर को एक जोड़ा कपड़ा मेरी बीवी के लिए भेजा था, जो उसने पहनकर उसी ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में जाना था। मैंने अपना रुख बदल लिया। वाड़ी के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया, इसलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा था। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस में मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भेजे थे। मैं उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूद कर जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी और बातें कर रही थी। कहने लगी, मैं तो समझी थी कि कभी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि विभोर बहुत ही गैरतमंद जिस किस्म का इंसान है, इसलिए मुझे समझदार और अच्छी बीवी होने का ड्रामा करना पड़ा ताकि उसे मुझ पर शक ना हो पाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अक्ल का कमाल, उसका सारा पैसा भी हथिया लिया और बीवी भी। मेरा दोस्त मेरी बीवी के बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, वह बेवकूफ़ समझता है कि उसे नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद आने लगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ पार्टनरशिप पर काम करने आया था, तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री उसकी थी, लेकिन पैसा मैंने दिया था। हमने लाखों का कपड़ा खरीद कर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था, ताकि उसको जल्दी जल्दी बच्चों को गारमेंट के तैयार करके मुनाफा कमाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन एक रात मैं सो रहा था तो उसका फोन आया। कहने लगा, वो फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की लपेट में था। फायरमैन आग बुझा रही थी। मेरे दोस्त रोते हुए मेरे पास आया, कहने लगा कि सारा माल जलकर राख का ढेर बन गया, तुम्हारा तो दिवालिया निकल गया, सारा माल तुम्हारे पैसे का था, तुम तो सड़क पर आ गए। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया था। मेरे सीने में दर्द उठा। मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मुझे होश आया और मेरी तबीयत संभली तो वाड़ी मेरे साथ बैठी रो रही थी। कहने लगी, आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपना जेवर बेच कर दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं अभी कुछ समझता ही कि मेरा दोस्त मेरे घर घुसने लगा, कहने लगा, जो माल जला था उसमें तुम्हारे माल के अलावा 1 लाख का माल उसने उधार भी उठाया था, ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके, और वह माल की भी आग की नज़र में चुका था, और अब वह आमदनी पैसे का तगादा कर रहा है। मैंने कहा कि मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगी। कहने लगा, तुम्हें सोचना चाहिए कि क्योंकि वह नुकसान तुम्हारा है। मेरा दोस्त और मेरी बीवी मुझे मिलकर धोखा दे रहे थे, क्योंकि अब वह कबूल कर रहा था कि गोदाम में आग लगने से पहले माल निकल चुका था जो जला था।
वह बेकार और ख़राब माल था और वह यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी बीवी के साथ रंगेलियां मना सके। उस वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी वीडियो बना ली और फिर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने सारी बातें पुलिस को बता दी और वीडियो दिखा दिया। मैंने अपने दोस्त और बीवी की शक्ल भी नहीं देखा था।